नमस्कार मित्रों, जब भी भारतीय साहित्य में एक व्यक्ति खोजने की बारी आती है कि जो व्यक्ति अंग्रेज़ी में भी हिंदी में भी समान अधिकार के साथ लिखता रहा हो वाली बात है, उसका सही प्रयोग यही होगा। तो हमें दिक्कत ज़्यादा नहीं आती। ऐसा एक ही नाम है, प्रेमचंद। और प्रेमचंद के बारे में कुछ और भी बातें बड़ी दिलचस्प हैं इस व्यक्ति के बारे में। बाकी तो आप बहुत कुछ इनके बारे में शोध पत्र और पता न जाने क्या क्या, इनके कंप्लीट वर्क्स, समग्र प्रेमचंद, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं दोनों स्तरों पर। सरकारी अकादमियों की ओर से भी और निजी प्रकाशकों की ओर से भी भरमार है प्रेमचंद के बारे में पुस्तकों की। और जब कभी ये जिक्र आता है कि अगर हिंदी साहित्य में सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तकों की, साहित्यिक पुस्तकों की अगर हमने सूची बनानी हो, उसमें तीसरे या चौथे नंबर पे, पहला या दूसरा आप छोड़ दीजिए रामचरितमानस के लिए और श्रीमद् भगवत गीता के लिए या भागवत पुराण के लिए, उसके बाद गोदान का नंबर आता है। प्रेमचंद की कृति जो है ये कालजयी कृति मानी जाती है कि गोदान, फिल्में भी बनती हैं गोदान पे। गोदान के कथानक में इतनी जान है कि उसको लेकर बहुत सारे वक्तव्य तैयार कर लिए जाते हैं। इस देश की जो कृषि नीति है, जब कभी चर्चा उस पर भी होती है तो भी प्रेमचंद बीच में आ जाते हैं, या उनका गोदान आ जाता है, या उनके कुछ एक अन्य उपन्यास हैं वो भी आ जाते हैं। तो मित्रों, एक छोटी सी ज़िंदगी में, को बहुत लंबी उम्र उन्होंने नहीं पाई थी, छोटी सी ज़िंदगी में 56 साल लगभग मेरा ख्याल जिए। 1880 में इनका जन्म माना जाता है और 8 अक्टूबर 1936 में ये चले भी गए। तो एक प्रकार से आप ये मानिए कि 56 साल की उम्र इन्होंने भोगी, और 56 साल की उम्र में लिखा कितना, इसका अनुमान आप लगा ही नहीं सकते। कि 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 11 उपन्यास, और बाकी जो संबंधित लेख मालाएं हैं वो अनगिनत हैं। हर विषय को इस शख्स ने छुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि हिंदी साहित्य में ऐसे लेखक आपको बहुत कम मिलेंगे जिनकी पुस्तकों को तत्कालीन प्रशासन ने, साहित्यिक पुस्तकों को तत्कालीन प्रशासन ने, तत्कालीन सरकार ने अपने लिए ख़तरा मान लिया था। ये रूस में तो सुना था हमने, गोरकी के बारे में सुना था, फ्रांस में सुना था, इनकी फ्रांसीसी क्रांति में भी कुछ लोगों का, साहित्यकारों का योगदान था। इसमें भी गोरकी, चेखव, इन सब का योगदान था क्रांति के सूत्रपातों में। लेकिन भारतीय साहित्य में लेखन के द्वारा, और वो भी साहित्यिक लेखन के द्वारा, एक नई प्रकार की चेतना जगाना, ये प्रेमचंद के ही भाग्य में बदा था। और प्रेमचंद की सबसे बड़ी बात यह है कि उनका उपन्यास एक सोज़े वतन था। एक बार इनकी मैंने चर्चा भी थोड़ी सी की थी कि प्रख्यात साहित्यकार हमारे जो जैनेंद्र हैं, उनके साथ इनके कुछ एक संस्मरण जैनेंद्र जी के प्रकाशित हुए, जिनमें जैनेंद्र जी ने कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया। और उन घटनाओं में सबसे बड़ी बात, एक जो घटना थी वो ये थी कि उनका व्यक्तित्व बेहद सरल था, कोई ताम झाम बड़े लेखकों वाला नहीं था। और इसलिए जैनेंद्र कहते हैं कि मुझे जब प्रेमचंद का घर ढूंढना था तो मैं उनकी गली में जाकर भी घर नहीं ढूंढ पा रहा था, कि मैं पूछता था उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। तो वह लोग कहते थे इस नाम का तो हमने कभी जिक्र नहीं सुना। बाद में मैंने समझाया कि एक लेखक महोदय हैं, तो कहने लिखवा एक बूढ़ा सा है, खांसता हुआ लेखक वही होगा, फिर और तो क्या होगा। तो एक व्यक्ति ने घर का संकेत दे दिए, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जाके जिन हालात का जिक्र जैनेंद्र ने किया है वो बड़े विलक्षण थे, कि इतनी दारुण स्थिति में रहकर भी उन्होंने लेखन कार्य को कैसे अंजाम दिया। ये बड़ा एक अजीब, ये भी अपने आप में एक अजूबा है। और वहाँ पर जब जैनेंद्र बताते हैं कि वहाँ पर एक कोने में एक छोटी सी टेबल पर कुछ पन्ने, किसी पुस्तक के पन्ने जले हुए, अध जले हुए रखे थे बड़े करीने के साथ।
तो कहते मैंने उनसे पूछ लिया कि ये श्रीमान जी अधजले पन्ने आपने इतनी सजा के रखे हैं, ये क्या है? तो कहने लगे भाई, हंस के बोले, भाई ये मेरे लिए तो ये सम्मान का स्तंभ है, प्रतीक है, और ये इस बात के प्रतीक हैं कि मेरी एक कृति जो है किस प्रकार से तत्कालीन अंग्रेज़ी सरकार को ख़तरनाक लगी थी कि उन्होंने बाद में इस उपन्यास को, इस प्रकाशित उपन्यास को वाराणसी के एक चौराहे में लाकर उसकी सारी प्रतियां आग के स्पुर्द करवा दी थी, और पुस्तक थी सोज़े वतन। तो सोज़े वतन को सार्वजनिक रूप से इसलिए जलाया गया था कि एक बार जितने भी विद्रोही लेखक हैं वो ये भी समझ लें कि यदि उनकी कोई ऐसी विद्रोही कृति आती है तो उसे उसका हश्र यही होगा जो प्रेमचंद की सोज़े वतन का हुआ है। तो ये बड़े विलक्षण किस्म के साहित्यकार थे। जब आप चित्र देखेंगे, अभी मेरे ख्याल में दिखाएंगे भी मेरे सहयोगी, मैंने उनसे आग्रह किया है, तो उसमें प्रेमचंद शिवरानी के साथ बैठे हैं और लगता है कि घरेलू सा आदमी कोई बैठा है, और उस वक्त उनके पाँव में जो जूता था वो फटा हुआ था, और उस फटे हुए जूते पर बाद में हरिशंकर परसाई ने अलग से पूरा का पूरा एक लेखमाला के रूप में था, 2-3 किस्तों में छपा था कि प्रेमचंद के जूते। तो वो इस बात का परिचायक था कि इनकी ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या थी, किन विपरीत और विसंगत परिस्थितियों में इन लोगों ने रचना धर्म निभाया। ये वाकई अद्भुत था। और एक ही शख्स अपने जीवन में 3-3 नामों से लिखता रहा। एक पहला नाम नवाब राय था, बाद में धनपत राय हो गए, और तीसरा नाम जो था वो प्रेमचंद के रूप में सामने आया। और ये नाम परिवर्तन के पीछे भी तरह तरह की कहानियाँ। एक कहानी ये है कि जब भी किसी उपन्यास पर प्रतिबंध लग जाता था, दूसरा उपन्यास जो ऑलरेडी लिखा पड़ा है तो उसके लिए वो लेखक का नाम बदल के दूसरा उपन्यास दे देते। इसी तरह से तीसरा नाम भी आ गया। तीनों नामों से अलग अलग श्रीमान जी ने लिखा, लेकिन शुरुआत जो थी वो नवाब राय के नाम से हुई। उसके बाद दूसरे स्थान पर धनपत राय और तीसरे स्थान पर अपना प्रेमचंद। मुंशी शब्द एक सम्मान के रूप में लिखने पढ़ने वाले को उन दिनों में मुंशी कह दिया करते थे, तो मुंशी एक सम्मान सूचक शब्द सामाजिक दायरे का वो भी इनके नाम के साथ जुड़ गया। तो ऐसी विलक्षण जो शख्सियतें हैं साहित्य की दुनिया में, वस्तुतः यही ज्योतिपुंज हैं, और इन्हीं ज्योति पुंजों के सहारे हमारे साहित्य में बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कृतियां कालजयी बन गईं। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रेमचंद के अपने समकालीन साहित्यकारों के नाम लिखे हुए जो पत्र हैं, मसलन उसमें एक दया कृष्ण निगम के नाम पत्र व्यवहार, ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो भी एक दस्तावेजीकरण उनका हो गया, और ये एक विलक्षण साहित्य के रूप में, पत्रात्मक साहित्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। और ये चीज़ें बहुत विलक्षण होती हैं। ऐसे साहित्यकार को याद कर लेना भी बड़ी ऊर्जा देता है। शुक्रिया।